नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर राजौरिया साहब, मेरे विद्यालय के एलुमनाई, कुलदीप शर्मा जी, दीक्षित जी, और दूर दूर से मैं देख रहा था, बीच बीच में नाम आ रहे थे। बहुत हमारे साथी, हमारे सहयोगी, हमारे सीनियर्स इससे जुड़े हुए हैं और जो बात को सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वर्ल्ड मिल्क डे पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का टॉपिक है कि ये प्रवासी कामगार और प्रवासी श्रमिक जो हमारे भाई हैं, इनको किस तरह से इनके अपने गांव में डेयरी में इनके लिए कोई रोजगार तलाशा जाए, या रोजगार में कोई ऐसा काम मिले जिससे कि ये अपने डेयरी के माध्यम से माइग्रेट होकर के जो अपने गांव में पहुंचे हैं, इनको आमदनी का एक साधन बन सके। टॉपिक ये है। मैं इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं। ये मुद्दा आज क्यों आया, क्या आवश्यकता पड़ गई थी? क्योंकि ये लेबर तो वर्षों से काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं, शहरों में काम कर रहे हैं। दूसरे जैसे हम, मेरे से पहले स्पीकर कुलदीप जी ने बहुत अच्छे तरीके से इनका डिटेल समझाने की कोशिश की और समझाया। आज क्या आ पड़ी इस तरह की, क्या ऐसी समस्या आ गई, या ऐसा कौन सा इशू आ गया कि जो हमें आज इस बात की चर्चा करनी पड़ी? यकीन मानिए कि अगर टेलीविजन के माध्यम से कोविड-19 की आपदा के समय पर अगर हम इनको हाईवे पर पैदल चलता हुआ नहीं देखते तो ये चर्चा का विषय आज भी नहीं बनता। हम सबने इनको देखा, पैदल चलते देखा, रेलवे ट्रैक के रास्ते देखा, जंगल के रास्ते देखा, यमुना नदी को सहारनपुर के पास पैदल पार करते हुए देखा। हाईवे पर 600 से ज्यादा लोग एक्सीडेंट से या दूसरी दुर्घटनाओं से उनकी मृत्यु हो गई, और ये कहीं ना कहीं एक संवेदनशील मुद्दा उठ कर गया। अन्यथा ये प्रवासी मजदूर कोई नई बात नहीं है इस देश के लिए, हमेशा से रहा है। इनकी दुर्दशा हुई, और दुर्दशा अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, ये समाजशास्त्र का विषय है। ये लोग जो वर्षों से, महीनों से, 2-2, 3-3, 10-10 साल से जहां काम कर रहे थे, जिन लोगों के साथ काम कर रहे थे, जैसा कि कुलदीप जी ने क्लासिफिकेशन बताया, डॉक्टर रजौरिया ने भी बताया कि ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आते, और 50% से ज्यादा संख्या में 54 जिलों से हैं, और वो 54 जिलों में से 44 जिले सिर्फ यूपी और बिहार के अंदर है। तो ऐसी क्या स्थिति आ गई थी? कुछ लोगों ने, हमारे बहुत सम्मानीय देशवासियों ने इस तरह के कमेंट किए थे कि गर्मियों में तो ये पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं, हर साल जाते हैं। ये हर साल मरते तो नहीं है, हर साल पैदल तो नहीं जाते। तो पहले शुरुआत अगर हम वहां से करें कि ये इशू कहां से आया, क्यों ये हम चर्चा करने के लिए, आज से पहले क्यों नहीं? आज से पहले डेटिंग भी थी, हम सारे एक्सपर्ट भी थे, और ये प्रवासी मजदूर भी थे। ये कोई नई बात तो है नहीं। और अगर ये प्रवासी मजदूर, प्रवासी, माफी चाहता हूं, मजदूर कहना उनके स्वावलंबन के लिए उचित नहीं है। प्रवासी जो हमारे कामगार हैं, प्रवासी हमारे जो श्रमिक हैं, अगर सारे के सारे गांव में रह जाएंगे तो शहरों का क्या होगा? जहां हम लोग रहते हैं वहां इंडस्ट्रीज का क्या होगा? वो ये आया कि जहां ये वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिन शहरों में जिस समाज के साथ रह करके ये सेवाएं दे रहे थे, वो समाज इनको ये भरोसा दिलाने में असफल। कोरोना कोविड-19 की महामारी में अगर काम बंद हो गया है तो चिंता मत करो, हम आपको भूखा नहीं मरने देंगे। ये असफल हो गए, या उल्टा कहें, हमारे कामगार श्रमिकों को, हमारे प्रवासी श्रमिकों को ये भरोसा नहीं हुआ उन लोगों के ऊपर जिनके साथ, जिनको ये सेवाएं दे रहे थे इतने वर्षों से, उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाए कि अगर संकट आ गया
तो मुझे यहाँ भूखा मरने पड़ेगा। टेलीविजन के इंटरव्यू में वो बोलते मुझे कोरोना से डर नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे यहाँ। तो मेरे ख्याल से पहले इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। डेयरी में तो काम मिल जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। गांव में और गांव वालों का दिल बहुत बड़ा है। आप देखिए इस व्यक्ति ने किसके ऊपर भरोसा किया। 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर बैठे हुए उस भाई के ऊपर, पिता के ऊपर, चाचा के ऊपर, ताऊ के ऊपर भरोसा किया जो इसके बराबर या इससे भी ज्यादा गरीब था। और उसने कहा कि बेटा तू किसी तरह से आ जा, भूखा नहीं मरने देंगे आप। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा बड़ा चिंता का विषय है। ये अर्थशास्त्र की बात नहीं है, समाजशास्त्र की बात है। हमें इस मानसिकता को पहले समझना पड़ेगा। दूसरा, हालांकि कुलदीप शर्मा जी ने मेरा काम आधा कर दिया, पर फिर भी मैं आपको जो उनसे छूट गया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कौन लोग हैं? ये प्रवासी श्रमिक, प्रवासी कामगार है कौन? ये जो खेती खलियानी से, एग्रीकल्चर से जो माइग्रेशन हुआ मैन्युफैक्चरिंग और सेक्टर और सर्विस सेक्टर की तरफ, यहां से पुल आया, मैन्युफैक्चरिंग से और सर्विस सेक्टर से पुल आया, तो इनको एग्रीकल्चर से लोगों की आवश्यकता हुई। तो एक शिफ्ट आया एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ गए। क्यों गए? जैसे कुलदीप जी ने बताया, एक पॉइंट आया था महत्वाकांक्षा। बुरी बात नहीं है, उच्चाकांक्षा बुरी है, दुर्योधन की तरह होनी नहीं चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा हर एक में होती है। एस्पिरेशन था कि मैं भी अच्छा करूं, अच्छे तरीके से रहूं। सेफ्टी, मैं गांव का रहने वाला हूं, विलेज फैब्रिक को अच्छी तरह समझता हूं। सेफ्टी, डिग्निटी, ये सिर्फ एक आर्थिक कारण नहीं था माइग्रेशन का। एस्पिरेशन एक कारण था, डिग्निटी दूसरा कारण था, सेफ्टी तीसरा कारण था। और बहुत सारा माइग्रेशन हम अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया में देखते हैं, बच्चों की शिक्षा को लेकर के माइग्रेशन हुआ है। क्योंकि गांव में एजुकेशन अच्छी नहीं है, स्कूल नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है। अच्छी एजुकेशन दिलाए और हेल्थ की अच्छी सुविधा हो, कुछ ये कारण रहे जिनकी वजह से ये माइग्रेशन हुआ। पर बड़ा फैक्टर हुआ, एक पुल फैक्टर आया मैन्युफैक्चरिंग से और सर्विस सेक्टर से। रूरल से अर्बन में माइग्रेशन का एक और कारण हुआ जो कुलदीप जी ने थोड़ा सा टच अपॉन किया था, कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी घटती चली, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, लैंड साइज बढ़ा नहीं, तो फार्म लेबर की जो आवश्यकता थी वो आवश्यकता से अधिक होने लगे, वहां काम मिला नहीं। और जो जिनके यहां पर ये काम करने वाले थे उनका भी कंसिस्टेंसी नहीं थी इनकम में। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी घटी, फ्रीक्वेंट फेलियर्स हुए, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गई, कभी ओले पड़ गए, कभी आंधी तूफान आ गया, तो उसमें सस्टेनेबल इनकम नहीं रही एग्रीकल्चर के अंदर। फ्रीक्वेंट क्रॉप फेल्योर रहा। क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रूरल इंडिया में। बैंक से पैसा लेना, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको, ग्रामीण भारत में बैंक से लोन लेना मतलब हिंदू वाइफ से तलाक लेने के बराबर मुश्किल हो गया है। इतना मुश्किल, आसान नहीं, डिफिकल्ट। तो ये जो माइग्रेशन ग्रामीण भारत से शहर की तरफ हुआ, भारत से इंडिया की तरफ जो माइग्रेशन हुआ, हालांकि संख्या में अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन इसके पश्चात भी, इतनी सारी समस्याओं के पश्चात भी, एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परसेंटेज भले ही कम हो गई है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज भी 70% पॉपुलेशन का लाइवलीहुड गांव है, रूरल इंडिया है, वो खिलाता है उनको 70% लोग। तो उसकी इंपॉर्टेंस घटी थी। और आज जब संकट आया तो शहर में कोई नहीं रुका, गांव की तरफ चले सारे लोग। 2011 का सेंसेक्स हालांकि उन्होंने दिया है, लेकिन कुछ डेटा मेरे पास है, कुछ और भारत के डेटा पर हमेशा सवाल उठाए जाते रहे हैं, डिबेट की जा सकती है कि इंटर स्टेट माइग्रेंट्स जो है करीब 5-5.5 करोड़ के करीब हैं इंटर स्टेट। और जैसा मैंने बताया कि इन राज्यों से आते हैं। इन लोगों की
अब वर्तमान में जब ये माइग्रेट होकर के अपने घरों में पहुंचे हैं, तो मुझे जो समझ में आता है, कुछ प्रतिशत लोग तो बिल्कुल वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की कष्ट से, जिस तरह के उत्पीड़न से, जिस तरह के टॉर्चर से होकर के आए, शायद वो कभी वापस नहीं जाएंगे। लेकिन सेम पॉइंट इन टाइम काफी अधिक संख्या में वापस जाएंगे, क्योंकि अर्बन में फिर पूल है, फिर रिक्वायरमेंट है, और ग्रामीण भारत में अपने अपने गांव में इमीडिएटली कोई सेक्टर इनको सारे के सारे लोग खपा नहीं सकता। हालांकि टेम्परेरी अभी कुछ समय के बाद पूर्वांचल के कुछ राज्यों में धान की रोपाई चालू हो जाएगी, 1-2 महीना वहां निकल जाएगा। कुछ लोग जो कामगार हैं, स्किल्ड लेबर हैं, वो वहां या आसपास के बड़े शहरों में, जहां से लौट करके शाम को वो अपने गांव आ जाया करें, वहां कुछ काम ढूंढेंगे। और उनमें से ही कुछ लोग अपना खुद का कुछ रोजगार ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसमें मुझे लगता है कि डेयरी थोड़ा सा आसान है, जल्दी शुरू होने वाला है। आसान इसलिए कि एक तो कैपिटल रिक्वायरमेंट सबसे कम है, दूसरा गेस्टेशन पीरियड बहुत कम है। आज गाय खरीदो, आज भैंस खरीदो, अगर ब्याई हुई है तो कल से धंधा चालू। रेट कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बिकस हर गांव में जाता है दूध, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, लोकल दूधिया हो, हलवाई हो, नहीं तो खुद ही जाकर के शहरों में दे आते, बिक जाता है। रेट कम ज्यादा का फ्लक्चुएशन हो सकता है, शोषण के आरोप लग सकते हैं, लेकिन दूध ऐसी चीज है कि वो बिक जाता है। अनलाइक कि भाई लॉकडाउन हो जाए, घर से बाहर ही नहीं निकलने दे किसी को, तो एक अलग बात है, अन्यथा वो तो मुझे लगता है कि कुछ प्रतिशत लोग इसमें से यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, एस्पिरेशंस है उनके पास में, उनको थोड़ा सा पैसे की मदद दे करके और थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग वगैरह दे, साइंटिफिक ट्रेनिंग दे करके उनको आसानी से डेयरी सेक्टर की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। क्योंकि जो कष्ट अभी जो भोग करके आए हैं, बहुत जल्दी वापस जाने का प्लान नहीं करेंगे। डेयरी गांव में रह करके एग्रीकल्चर सेक्टर में या रूरल इंडिया में एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए अपनी खेती बाड़ी होना जरूरी नहीं, या लीज पे भी लेना जरूरी नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि शायद ये एडजस्ट किए जा सकते हैं। कुछ प्रतिशत लोग डेयरी सेक्टर की तरफ निश्चित रूप से जाएंगे, और जैसा डॉक्टर राजौरिया ने कहा, एक अपॉर्चुनिटी है डेयरी सेक्टर के लिए कि इस यंग एनर्जी को, इसको हमें डाइवर्ट करना चाहिए डेयरी साइड की तरफ, जहां सरकार की तरफ से जो मदद की आवश्यकता है। मुझे जो लगता है, एक तो क्रेडिट देने में अगर आसानी हो जाए, उससे बेटर नहीं है, क्योंकक्योंकि जेब में पैसा किसी के पास नहीं है। 2-2 महीने, 2.5 महीने बैठ करके खा करके आए हैं लोग अगर। और दूसरा, ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक मौका है सर्विस करने का, क्योंकि लगभग मोटा मोटी 60% गांव अभी भी भारत में ऐसे हैं जिनमें मिल्क पोटेंशियल है। 60% है जिनके अंदर मिल्क पोटेंशियल है, लेकिन वहां पर कोऑपरेटिव का, प्रोड्यूसर कंपनी का, या प्रोड्यूसर ओन एंटरप्राइजेस का, या प्राइवेट सेक्टर का, या टोटल में कहें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का अभी कवरेज वहां नहीं है। और बहुत से गांव, बहुत से जिले संभवतः ये वो हो सकते हैं 60% जहां से ये लोग आते हैं। काफी संभावना है कि ये उनके गांव भी हो सकते हैं। तो एक तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी नजर आती है, लेकिन दूध में हाईली पेरिशेबल है, छोटे किसान हैं, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर बनना बहुत मुश्किल है, तो इनको संगठित करना बहुत आवश्यक है। चाहे वो कोऑपरेटिव के रूप में, प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में, एफपीओ के रूप में, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, या सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में, किसी भी रूप में इनको एकत्रित, एक संगठित करना बहुत जरूरी है। संगठित हो जाएंगे तो कलेक्टिव परचेजिंग होगी, कलेक्टिव मार्केटिंग होगी। जब कलेक्टिव मार्केटिंग होगी, कलेक्टिव, तभी ये दूध का धंधा हो सकता है, अच्छे तरीके से हो सकता है, जहां उसके कंपैरेटिवली
इनकम हो सकती है, जहां वो 2000 किलोमीटर दूर सूरत में बैठ के कर रहा था, वो यहां कर सकता है। तो एक बड़ी आवश्यकता सरकार की तरफ से, डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से, फाउंडेशंस की तरफ से, जैसे दीक्षित जी का फाउंडेशन है या हम टाटा ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हैं, ऐसी संस्थाओं को अगर वो इसमें मदद के लिए अगर आगे आती हैं, तो प्रोड्यूसर ओन एंटरप्राइजेस बनाने में सफलता मिलेगी। संगठित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूध का छोटा व्यवसाय है, छोटे व्यवसायी हैं, ये अकेले अकेले व्यवसाय नहीं कर सकते, तो इनका संगठित होना बहुत जरूरी है। कोरोना के पीरियड में जैसा सब लोग जानते हैं कि जब लॉकडाउन था, तो दूध की डिमांड या दूध से निर्मित पदार्थों की डिमांड काफी गिर गई थी। लॉकडाउन खुला है, कैसा खुला है वो आप सब लोग देख ही रहे हैं, अलग अलग तरीके से खुला है। आज भी 10 मुख्यमंत्रियों का हमने सम्मेलन देखा है, तो उनके अपने अपने खुलने के तरीके हैं। निश्चित रूप से इससे थोड़ा सा डिमांड में प्रभाव पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। अन्यथा दूध से बने जो प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड काफी ज्यादा प्रभावित हुई। आइसक्रीम खास तौर से, दही, लस्सी, छाछ, फ्लेवर्ड मिल्क, इनका डिमांड काफी प्रभावित हुई और अल्टीमेटली दूध की डिमांड प्रभावित हुई है। बहुत मुश्किल दौर से गुजरा है किसान पिछले 2.5 महीने से 3 महीने से, और अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं पहुंचा है। उम्मीद ये की जाती है कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, तो स्थिति बदलेगी। इसके साथ साथ ये जो हमारे प्रवासी कामगार गए हैं, प्रवासी श्रमिक हमारे वहां गए हैं, दूध उत्पादन के अलावा जो एलाइड एक्टिविटीज है, मिल्क प्रोड्यूसर को या डेयरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड कराना, चाहे वो कैटल फीड है, मिनरल मिक्सचर है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, न्यूट्रिशन है, फॉडर सीड है, उसमें भी इनको कहीं ना कहीं रोजगार बनने की संभावनाएं बनती हैं। प्लस कुछ लोग स्किल्ड हैं, एजुकेटेड भी हैं, अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाता है तो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मिल्क कंसोलिडेटर, विलेज लेवल मिल्क कंसोलिडेटर, एक बीएमसी वगैरह लगा करके या इस तरह का करके, वो भी एक अपॉर्चुनिटी डेयरी सेक्टर के अंदर बनती है। लेकिन ज्यादा संभावनाएं उन 60% गांवों में हैं जहां अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं पहुंचा है। जहां तक डेयरी का भविष्य, डॉक्टर रजौरिया ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि कोरोना की बीमारी को कहीं ना कहीं जानवरों से जोड़ने का प्रयास किया गया है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। कितना सच है, कितना सच नहीं है, वो तो साइंटिफिक रिसर्च बताएंगी, लेकिन लोगों के मन में ये जरूर थोड़ा सा हो गया है कि यार ये कहीं ना कहीं नॉन वेज खाना भी उतना सुरक्षित नहीं है। उसकी वजह से ये संभावना है कि लोग मीट प्रोटीन से डेयरी प्रोटीन की तरफ शिफ्ट करें, ऐसी संभावना है। और दूसरा, जैसे सभी लोग बताते हैं कि इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करता है। संभवतः इस महामारी के बाद थोड़ी समझ और बढ़ेगी लोगों की और अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखेंगे, तो मिल्क का पर कैपिटा कंजप्शन बढ़ने की संभावना है। तो एक तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी लगती है, और दूसरा कोविड-19 की वजह से विकासशील देश काफी ज्यादा प्रभावित हुए। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, डेटा देने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं कि चाहे इटली हो, स्पेन हो, ब्रिटेन हो या यूएस हो, वहां पे, और ये सीजन उनका फ्लश का सीजन होता है डेयरी के अंदर, ये सीजन फ्लश का सीजन है। तो ऐसे में ये प्रभावित हुए हैं। मुझे लगता है कि डेयरी भी वहां जरूर प्रभावित हुई होगी। तो निकट भविष्य में ऐसी संभावनाएं लगती है कि शायद हमारे देश से थोड़ा एक्सपोर्ट के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी निकलेगी निकट भविष्य में। इसी साल के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज जरूर आएंगी। ये हमारे जो प्रवासी श्रमिक है, डेयरी के साथ साथ, क्योंकि अकेले डेयरी से शायद उनके फाइनेंशियल एस्पिरेशन पूरे ना हो, और जिनके पास में भी लैंड होल्डिंग है थोड़ी बहुत या लैंड लीज पे ले सकते हैं, मुझे लगता है कि हमें इंटीग्रेटेड मॉडल को एडवोकेट करना चाहिए, उसकी वकालत करनी चाहिए, जिसमें पोल्ट्री है,
हॉर्टिकल्चर है, सीरियल्स है, फिशरीज है, बी कीपिंग है। इस तरह की जो रूरल बेस्ड छोटे छोटे धंधे हैं, बिजनेस हैं, वो डेयरी के साथ साथ किए जा सकते हैं, क्योंकि डेयरी छोटे किसान के लिए 1 या 2 गाय रखने वालों के लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। फुल टाइम जॉब है भी और फुल टाइम जॉब है भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आप गाय भैंस को छोड़ करके 4 दिन के लिए छुट्टी चले जाओ, ये भी संभव नहीं हो सकता। लेकिन ये भी नहीं है कि 8 घंटे उसके साथ ही लगे रहो। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट सेक्टर की या गवर्नमेंट सेक्टर की अप्रोच इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रवासी हमारे श्रमिक और कामगार जितने गए, अधिकतर मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों को छोड़ दें तो अधिकतर उन जिलों से गए हैं जहां एग्रीकल्चर प्रॉस्परस है, इरिगेशन वाटर की प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। तो मुझे लगता है कि काफी संभावनाएं, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेंगी तो एलाइड या सपोर्टिंग फंक्शन के अंदर भी जॉब निकले। मान लीजिए कोई बीएमसी लगता है, एमसीसी लगती है, वहां पे कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगता है, तो वहां भी उनके लिए रोजगार निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि डेयरी सेक्टर के अंदर सभी की तो नहीं कह सकते और सबको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अन्यथा हमारे देश की दूसरी इकोनॉमी प्रभावित होगी। क्योंकि हम तो जूझ रहे हैं, हम बेंगलोर में फैक्ट्री में, मदर डेयरी की फैक्ट्री में मैंगो का पल्प बनाना चाहते हैं। मैंगो है, फैक्ट्री है, इंजीनियर है, ग्राहक है, श्रमिक नहीं है। चाहते हुए भी फैक्ट्री को पूरी कैपेसिटी पर चला नहीं पा रहे, और ये स्थिति हमारी अकेली नहीं है। जिससे भी बात की इस सेक्टर में या दूसरे सेक्टर में, सबकी स्थिति एक जैसी है। तो काफी अधिक संख्या में हमारे प्रवासी श्रमिक वापस आएंगे, लेकिन काफी कुछ वही रह जाएंगे। उनके लिए बहुत सारे और भी सेक्टर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डेयरी एक बड़ा सेक्टर हो सकता है। उससे दोनों एडवांटेज, एक तो एवर लास्टिंग इंक्रीजिंग जो हमारी डिमांड है दूध की, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 190 मिलियन टन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर कैपिटा कंजप्शन बढ़ रहा है हमारा, तो वो बढ़ना चाहिए। तो दूध के उत्पादन को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के रूप में लेते हुए एक देश के पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक यंग एनर्जी हमारे पास आई है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, जिसको थोड़ा सा अगर चैनलाइज करें तो डेयरी सेक्टर का, श्रमिकों के साथ साथ डेयरी सेक्टर का भी भला हो सकता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया कुलदीप जी, डॉक्टर रजौरिया जी, दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी इंसाइट्स आपने दी, और तीनों चारों पॉइंट आपके इतने वैलिड हैं। जैसे मैंने देखा, ये बात तो बिल्कुल सही है, और मैं साइमल्टेनियसली चैट बॉक्स चल रही है उस पर भी मैं पढ़ रहा हूँ, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कनकरेंसी चीजें डिस्कशन में आती जा रही हैं। सबसे पहले इनमें से काफी लोग वापस आएंगे डेफिनेटली। यहाँ पे भी अगर मैं सिर्फ दूध के प्रोडक्शन के ऊपर अपने को बेस नहीं कर सकता। मान सर ने बहुत अच्छा बोला कि हमारे यहाँ पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वहां पे हमें लेबर की जरूरत है, हमने उन्हें रखा भी अपने साथ, लेकिन उसके बाद जैसे ही ट्रेनें चालू हुई तो सब कुछ, एक इमोशनल इशू भी है शायद, जैसे आप बता रहे थे, एक मानसिक प्रताड़ना चल रही है जिसके तहत वो वापस गए हैं। कुछ मनरेगा वगैरह स्कीम भी दिख रही है उन्हें। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है आपका, जो 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड है, वो मेरे ख्याल से आपकी सारी कलेक्टिव मार्केटिंग और फार्म गेट के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाए उसकी अपॉर्चुनिटी देगा। समय लेंगी ये चीजें, कोई इमीडिएटली चीजें नहीं होने वाली हैं। स्किल की आपने बात की, हाईटेक स्किल डेफिनेटली बहुत ज्यादा जरूरी है प्राइमरी प्रोडक्शन पे, यदि प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ानी है। क्योंकि हम एक नजरिया ये भी देखते हैं कि तकरीबन 47% लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास है, और 75% एनिमल्स भी उनके पास है। तो ऐसी स्थिति में जिसे मैं कहूंगा कि एक लीगल जो पैट्रोनेज है इस इंडस्ट्री की, वो उनके पास है, बस उनको थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। और लास्टली बहुत अच्छा आपका पॉइंट है, पर कैपिटा कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़नी चाहिए, जिसपे पारिक सर ने भी बहुत अच्छा बोला है कि जब 5 करोड़ लीटर की एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो 5 करोड़ लीटर की एक्स्ट्रा कैपेसिटी पे वहां पे भी मैन पावर और ये सारी चीजें चाहिए होंगी।